अब हम उन स्टेप्स को जो है वो थ्योरी में डिस्कस करते हैं, ठीक है। द स्टेप्स इन थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस इन फोलिकुलर एपिथेलियल सेल्स आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.18। द सर्कल्स नंबर्स इन द फिगर कोरिलेट विद द फॉलोइंग स्टेप्स। अच्छा, ये हम लोग स्टेप जो है वो जिस तरीके से हमने 9.18 डायग्राम जो थी, लाइक ये वाली डायग्राम थी, मैं दिखाती हूँ। ये इस डायग्राम में हम लोग ये इस 8 स्टेप्स कर चुके हैं डिस्कस। अब हम इन्हें जो है थ्योरी में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स कि थ्योरी में अब इसे डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए कि आपको लिखना किस तरीके से अगर एग्जाम में आता है। तो थायरोग्लोबिन, थायरोग्लोबिन टीजी हमारा जो फर्स्ट स्टेप था। ग्लाइकोप्रोटीन्स कंटेनिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ टायरोसिन्स is synthesized on the rough endoplasmic reticulum and Golgi apparatus of the thyroid follicular cells. TG is then incorporated into the secretory vesicles and extruded across the apical membrane into the follicular lumen. Later, the tyrosine residue of thyroglobin will be iodinated to form the precursor of the thyroid hormones. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, वही है कि सिंपल हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स कि जो हमारे पास टीजी था वो सिंथेसाइज कहाँ पे होगा, मीन्स के थायरोग्लोबिन वो जिसमें टायरोसिन लार्ज क्वांटिटी में था, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी अपरेटस में सबसे पहले सिंथेसाइज होगा ऑफ द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स के अंदर जो हमारे पास गोल्जी अपरेटस है उनका, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहाँ पे हमारे पास टीजी सिंथेसाइज हुआ। फिर ये जो हमारे पास टीजी था उसने सेक्रेटरी वेसिकल्स के साथ ये कॉपरेट करेगा और फिर ये अक्रॉस द अपाइकल मेम्ब्रेन फॉलिकुलर ल्यूमेन में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो टेरेसिन्स के रेजिड्यू होंगे टीजी, वो फिर जाहिर सी बात है उसके बाद हमारे पास आयोडिनेशन वाला जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमारे पास जो है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। ये वो फर्स्ट स्टेप था जो हम लोगों ने यहाँ पे इस डायग्राम में यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया है। मीन्स के हमारे पास थायरोग्लोबिन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी ऑपरेटर्स ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में सिंथेसाइज हो रहा है, उसके बाद अपाइकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है और फॉलिकुलर ल्यूमेन में जा रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है। और टायरोसिन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि हमारे पास थायरोग्लोबिन के अंदर हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं, ओके। देन हमारे पास सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है, सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर और आई ट्रैप इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम iodine is actively transported from the blood into the follicular epithelial cells against both chemical and electrical gradients. The activity of this pump is regulated by iodine's levels in the body. For example, low levels of iodine stimulate this pump when there is a dietary deficiency of iodine. The sodium iodine co-transport increases its activity attempting to compensate for the deficiency. If the dietary deficiency is severe, however, even the sodium iodine co-transporter cannot compensate the synthesis of thyroid hormone will be decreases, ठीक है। यहाँ पे वही सिंपल बता रहा है। अब सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर है, मीन्स के आई ट्रैप है, मीन्स के आयोडीन की ट्रैपिंग स्टार्ट होगी। आयोडीन जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, अब ब्लड से फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में जाएगा, ठीक है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और जब अब ये कब इस आयोडीन जो हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर्स, वो कब काम करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयोडीन की जैसे ही डेफिशिएंसी होगी, मीन्स की डाइट में हमारे पास आयोडीन ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास ये पंप जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और आयोडीन को ट्रांसपोर्ट करवाएगा फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में, ताकि हमारे पास जो है वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस हो सके। लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हुई, हमारे पास आयोडीन ज़्यादा अमाउंट में नहीं है और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हैं, तो फिर ये हमारे पास जो सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर्स हैं उस वक्त सही से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें तो लार्ज अमाउंट में आयोडीन चाहिए और वो आयोडीन तो मिल ही नहीं रहा हमें डाइट से, हमारे पास है ही नहीं, सीवियर डेफिशिएंसी है, तो फिर ऑब्वियसली थायराइड हार्मोन की जो सिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा। सेवरल उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके इनहिबिटर्स बताए गए हैं। देयर आर सेवरल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट इंक्लूड द एनाइन थियोसाइनेट एंड perchlorate which blocks the iodine uptake into the follicular epithelial cells and interferes with the synthesis of thyroid hormones। यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस स्टेप को जो इनहिबिट करने वाले कौन है, दो एंजाइम इनहिबिटर कौन से हैं, थायोसाइनेट हमारे पास एनाइन है एक, और परक्लोरेट है जो कि आयोडीन के अपटेक को ब्लॉक कर देते। तो इस स्टेप के लिए इनहिबिटर्स हमारे पास कौन से हैं, एनाइंस हैं, कौन सा, थायोसाइनेट है एंड परक्लोरेट है। ये सेकंड स्टेप जो है वो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, वो ये वाला था कि हमारे पास जैसे ही हमारे पास आयोडीन कमी हुई डाइट में, ये आयोडीन सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्टर के थ्रू आयोडीन जो है वो एक्टिवली यहाँ पे फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में हमारे पास आयोडीन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये सेकंड स्टेप था। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडीन मॉलिक्यूल्स। वंस आयोडीन इज पम्प इनटू दी सेल्स, इट
traverse these cells to the apical membrane where it is oxidized to I2 by the enzyme thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase catalyze this steps, and the next two steps organification of I2 into the thyroglobulin and the thyroglobulin TG एंड दी कपलिंग रिएक्शंस. अच्छा, यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसे ही हमारे पास आयोडीन जो है वो पंप से आ जाएगी तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपाइकल मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये वाला थर्ड स्टेप जो है ना, इस थर्ड स्टेप को ये लोग बता रहे हैं. ठीक है, ये थर्ड स्टेप हमें यहाँ पे बता रहे हैं. ठीक है, इस थर्ड स्टेप में हमें क्या कहा कि जैसे ही हमारे पास मीन्स कि जैसे ही हमारे पास आयोडीन जो है वो पंप हो जाएगी, सेल के अंदर आएगी, सो अपाइकल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस ये उसे मूव करेगी और वहाँ पे इसके ऊपर जो है वो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा और उसे I2 आयोडीन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा. अच्छा, ये जो थायराइड पेरोक्सीडेज है ये फर्दर दो स्टेप्स को भी कैटलाइज करता है. ऑर्गेनिफिकेशन और कपलिंग वाले स्टेप में भी हमारे पास यही वो एंजाइम जो है वो यूज़ होता है. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं. अच्छा, इस स्टेप का इनिबिटर कौन सा है? थायरोडीन पेरोक्सीडाइज इज इनहिबिट बाय द प्रोपाइल थियोयूरेसिल. PTU इसका जो है हमारे पास, आप शॉर्ट फॉर्म में याद करें, PTU इस स्टेप का क्या इनिबिटर है, विच ब्लॉक्स द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन बाय ब्लॉकिंग ऑल द स्टेप्स कैटलाइज्ड बाय द थायराइड पेरोक्सीडेज. थस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ PTU इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म. यहाँ पे याद रखिएगा. देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि इस स्टेप में देखो ये हमारे पास जो है ये जो स्टेप्स थे, ये 3 स्टेप्स में मीन्स कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इन 3 इस स्टेप में, इस स्टेप में, इस स्टेप में पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज़ हो रहा है. ठीक है, अगर ये एंजाइम यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे पास थायराइड हार्मोन में से जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस है वो हार्डली तौर पर इफेक्टेड होगी और वो सिंथेसाइज नहीं होंगी. ठीक है, सो हाइपोथायराइडिज्म, जब हमारे पास थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में हाइपोथायराइडिज्म में, तो उस वक्त PTU को यूज़ किया जाता है एज अ इनिबिटर. ठीक है, एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है. जो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. किसे यूज़ किया जाता है? प्रोपाइल थियोयूरेसिल हमारे पास यूज़ किया जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 स्टेप है. 4 स्टेप में हमारे पास क्या होगा? 4 स्टेप में होगा ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ I2 एट द अपाइकल मेम्ब्रेन जस्ट इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ फॉलिक्यूल. I2 combines with the tyrosine moieties of the TG catalyzed by thyroidine peroxidase to form monoiodotyrosine and diiodotyrosine. Monoiodotyrosine and diiodotyrosine remain attached to the TG in the follicular lumen until the thyroid gland is stimulated to secrete its hormones. High levels of the iodine inhibit organifications and synthesis of thyroid hormone, which is known as the Wolff-Chaikoff इफेक्ट. अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है? 4th स्टेप में तो हमारे पास ऑर्गेनिफिकेशन हो रही थी, जिसमें क्या हो रहा था कि आयोडीन का जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल के अपाइकल मेम्ब्रेन में ही, मीन्स कि हमारे पास ल्यूमेन ऑफ फॉलिकल के अंदर क्या हो रहा था कि आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है वो TG के साथ मिल रहा था और हमारे पास सब पहले स्टेप में रिएक्शन में क्या करवा रहा था कि MIT बना रहा था और फिर हमारे पास DIT बना रहा था. ठीक है, अब ये MIT DIT TG के साथ अटैच्ड ही रहेंगे थायरोग्लोबिन के साथ जब तक कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होता. ठीक है, और थायराइड हार्मोन्स को जो है वो रिलीज सिक्रीट नहीं करवाता. कहाँ पे? इनसाइड द फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, अच्छा, अगर ये क्या, जब हाई लेवल ऑफ आयोडीन की इनिबिशंस हो जाती है ना, जब मीन्स के हाई लेवल्स ऑफ आयोडीन होता है ना, वो इनिबिट करता है इस स्टेप को और सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन को. तो यहाँ पे जो इसकी इनिबिशन होगी ना, तो उसे हम लोग वॉल्फ-चैकोफ इफेक्ट कहेंगे. ओके, सो इस स्टेप को इनिबिट करने के लिए क्या होता है कि आयोडीन के अगर ज़्यादा अमाउंट हाई लेवल हो जाए आयोडीन के, तो वो फिर इस स्टेप को क्या कर देते हैं? इनिबिट कर देते हैं. सो ये वाला स्टेप है, ये वाला 4 स्टेप हम लोगों ने जो ये डिस्कस किया था. इसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज़ हो रहा है. ठीक है, जो हमारे पास आयोडीन का मॉलिक्यूल था वो हमारे पास जो है वो आयोडीन का मॉलिक्यूल जो है वो TG के साथ मिल रहा है. ठीक है, और उसके बाद MIT एंड DIT सिंथेसाइज करवा रहा है. उसके बाद हमारे पास जो है वो 5th स्टेप है. 5th स्टेप में हमारे पास कपलिंग रिएक्शंस है. While still part of TG, two separate coupling reactions occur between MIT and DIT, again catalyzed by thyroid peroxidase. In one reaction, 2 molecules of DIT combine to form T4. In the other reaction, 1 molecule of DIT combined with 1 molecule of MIT to form T3. The first reaction is faster. As a result, approximately 10 times more T4 is produced than T3. Okay, a portion of MIT and DIT does not couple, is left over and simply remains attached to TG. After the coupling reactions occurred, TG contains T4, T3 and leftover MIT and DIT. This iodinated TG is stored in the follicular lumen as a colloid still until the thyroid gland is stimulated
टू सिक्रीट इट हार्मोन बाय T12 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कपलिंग रिएक्शन हमारे पास 5th था, उसमें क्या होगा कि हमारे पास थायरोग्लोबुलिन जो था वहाँ पे 2 कपलिंग के रिएक्शन होंगे। पहले रिएक्शंस में क्या होगा, ये सब कुछ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। पहले रिएक्शन में हमारे पास 2 DIT के मॉलिक्यूल्स मिलकर T4 बनाएंगे। दूसरे रिएक्शंस में हमारे पास जो है वो एक मॉलिक्यूल DIT का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल MIT का बनेगा और T3 बनाएंगे। जो पहला स्टेप है वो बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, मीन्स ये T4 की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। सो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे T4 के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स कि अप्रॉक्सिमेटली 10 टाइम्स मोर T4 इज़ प्रोड्यूस देन T3, क्योंकि T4 जो है वो पहला रिएक्शन है कपलिंग में और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर जो हमारे पास जो MIT DIT कपल नहीं हो पाते, मीन्स के जिनसे T4 T3 नहीं बनाते, वो लेफ्ट ओवर ही रहते हैं और TG के साथ अटैच रहते हैं। अब TG के साथ T4 T3 MIT एंड DIT अटैच्ड ही रहेंगे उस वक्त तक, ये फॉलिकल ल्यूमेन के अंदर ही होंगे एज अ कॉलाइड, जब तक कि थायराइड ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट नहीं होता और बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और तब तक वो इन हार्मोन को जो है वो सिक्रीट नहीं करेगा। जब इन्हें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से ये ग्लैंड जब स्टिमुलेटेड होगा, उसके बाद ही ये जो हार्मोन्स हैं वो हमारे पास जो है वो रिलीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये वाला हमारे पास 5th स्टेप हमारे पास ये था। ठीक है, पेरोक्सीडेज ने किया, T4 T3 बन गया, MIT DIT बन गया। तो अब ये फॉलिकुलर ल्यूमेन के ही अंदर है हमारे पास, यहाँ पे देखिए फॉलिकुलर ल्यूमेन के अंदर ही है। ये हमारे पास क्या था, 5th स्टेप था। और हमारे पास 6th स्टेप है। 6th स्टेप में क्या, एंडोसाइटोसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन व्हेन द थायराइड ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड आयोडीनेटेड TG which is attached T4 T3 MIT and DIT is endocytosis in the follicular epithelial cells. Pseudopores are pinched off the apical cell membrane, engulf a portion of colloid and absorb it into the cell. Once inside the cell, TG is transported in the direction of the basal membrane by microtubular actions. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कैसे होगा, जैसे ही हमारे पास जो है वो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेटेड हुआ, ठीक है, अब जो थायराइड हार्मोन है, मीन्स कि हमारे पास आयोडीनेटेड थायरोग्लोबिन था, जिसमें हमारे पास T3 T4 MIT एंड DIT जिसके साथ अटैच थे, वो हमारे पास एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में, मीन्स के सेल मेम्ब्रेन जो अपाइकल मेम्ब्रेन थी वो सीडोपोड प्रोसेस के थ्रू इनगल्फ करेगी कोलाइड, एक पोर्शन ऑफ कोलाइड को, ठीक है, और ऑब्जर्व कर देगी अपने सेल्स के अंदर। फिर ये सेल्स के अंदर जाएगा तो TG जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बेसल मेम्ब्रेन में बाय ट्यूबुलर एक्शन। मीन्स कि ये यहाँ पे 6 स्टेप यहाँ वाला कर रहे हैं कि ये देखो, ये हमारे पास क्या अपाइकल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। अब ये हमारे पास पूरा जो कोलाइड का मॉलिक्यूल है, मीन्स कि TG के साथ जो भी अटैच्ड हैं, ये सब अब हमारे पास कहाँ चले जाएंगे, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके अंदर, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास 6 स्टेप होगा। 7 स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ T4 एंड TG फ्रॉम TG बाय लाइजोसोमल एंजाइम्स। अब हाइड्रोलाइसिस होगी T4 एंड T3 की, ठीक है, बाय लाइजोसोम एंजाइम के थ्रू। TG ड्रॉपलेट्स फ्यूज विद लाइजोसोम मेम्ब्रेन्स। अब TG के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लाइजोसोम मेम्ब्रेन्स के साथ क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। लाइजोसोम प्रोटीएज देन हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड्स टू रिलीज T4 T3 MIT DIT फ्रॉम TG। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि जो लाइजोसोम एंजाइम्स होंगे, ठीक है, लाइजोसोमल प्रोटीएज एंजाइम्स होगा, वो क्या करेगा, T4 T3 MIT एंड DIT को अब क्या करेगा, वो हाइड्रोलाइज करेगा और T4 T3 और MIT4 को TG से अलग कर देगा। अब T4 and T3 are transported across the basal membrane into nearby capillaries to be delivered to the systemic circulation, and this secretes 90% of its thyroid hormone as T4 and 10% as T3. MIT and DIT remain in the follicular cells and are recycled into the synthesis of new TG. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे वही कह रहा है कि अब हमारे पास क्या होगा कि ये TG को जो लाइजोसोम मेम्ब्रेन्स जो हैं TG के ड्रॉपलेट्स को के साथ फ्यूज हो जाएंगे, और हाइड्रोलाइज पेप्टाइज एंजाइम जो होगा, हाइड्रोलाइज पेप्टाइज लाइजोसोमल एंजाइम्स है, ठीक है, सॉरी लाइजोसोमल प्रोटीएज जो है, जो एंजाइम है लाइजोसोमल, वो क्या करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है। अब जैसे उसने हाइड्रोलाइज के पेप्टाइड बॉन्ड को, तो T4 T3 MIT एंड DIT रिलीज हो गए TG से। अब T4 T3 जो है वो अक्रॉस द बेसल मेम्ब्रेन मूव करेगा और कैपिलरीज के अंदर जाएगा और सिस्टम में सर्कुलेशन में यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा, इन सब का जो आउटपुट होता है ना, T4 सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू T3, ठीक है, 90% T4 होगा और 10% T3 होगा, और MIT DIT रिमेन्स रहेंगे उसी फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, और फिर वो रिसाइक्लेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सो ये यहाँ पे ये वाला स्टेप जो था उसके बारे में समझा रहे हैं कि ये अब यहाँ पे एंजाइम्स ने एक्ट किया, ठीक है, प्रोटीज लाइजोसोमल प्रोटीज ने एक्ट किया, फिर यहाँ से T4 T3 सर्कुलेशन में चलेगा, और MIT और DIT जो है वो उसी फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के अंदर ही हैं। अब लास्ट स्टेप है
Deiodinations of MIT and DIT. MIT and DIT are deiodonated inside the follicular cell by the enzyme thyroid deiodinase. अब जो MIT और DIT हैं वो inside the follicular cell जो है क्या होगा, किस एंजाइम थायराइड डीआयोडिनेज एंजाइम्स के थ्रू डीआयोडिनेट होते हैं कि किस तरीके से। अब इनके ऊपर जो है वो थायराइड डीआयोडिनेज एंजाइम्स ने ऐड किया। द आईजी जनरेट बाय दिस स्टेप इज रिसाइक्ल्ड इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एडेड टू द आई ट्रांसपोर्ट बाय द पंप। ठीक है, अब जैसे ही इसके ऊपर MIT एंड DIT के ऊपर हमारे पास थायराइड आयोडीनेज एंजाइम्स में एक्ट किया, तो यहाँ से जो आयोडीन जनरेट हुआ इस स्टेप्स के थ्रू वो इंट्रासेलुलर पूल में चला गया और ट्रांसपोर्ट हो गया पंप के थ्रू। अब जो द टायरोसिन मॉलिक्यूल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सिंथेसिस ऑफ न्यू TG टू बिगिन अनदर साइकिल। अब यहाँ से जो टायरोसिन मॉलिक्यूल्स निकलेगा वो हमारे पास क्या करेगा, न्यू थायरोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, और अपनी अदर साइकिल स्टार्ट करेगा। तस बोथ iodine and tyrosine are salivate by the deiodinase enzyme. A deficiency of thyroid deiodinase therefore mimics dietary deficiency. So वही फिर अगर हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास फिर जाहिर सी बात है कि ये थायराइड हार्मोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि हमारा प्रीकर्सर ही दोबारा से रिसाइकल नहीं होगा। सो ये सारे स्टेप थे, 7 स्टेप थे, 8 स्टेप थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब अगर आप इसकी डायग्राम देखें और जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया वो भी कर लेंगे, और इसलिए कि हमें जो इस लेक्चर में जो स्टेप्स किए हैं उनको भी लिख लेंगे, तो आप इजीली जो है वो इसे याद भी कर सकते हैं और आप लोग इसे मेमोराइज भी कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको T3 एंड T4 की जो थायराइड हार्मोन थे जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे थे उनकी जो सिंथेसिस का प्रोसेस है वो आपका कवर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इजीली आप इसे कर सकते हैं। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक भी करो, शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करूँ। तो अगर हम लोग हार्मोन्स की तरफ चलते हैं, ठीक है, सो अब हमने हर हार्मोन की सिंथेसिस कर ली है, लाइक तमाम प्रोसेस है वो हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, सो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव था मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ओके, हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव था जो हमारे पास जिसमें हमने हार्मोन की सिंथेसिस करनी थी, तो आज वो कंप्लीट हो गया। हार्मोन की सिंथेसिस का जो पहला था वो हमारे पास अब जो स्टेप है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये वाला हमने मार्क कर लिया। हार्मोन सिंथेसिस हमने सारे हार्मोन की सिंथेसिस के स्टेप सारे कर लिए हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ हार्मोन। हार्मोन की जो रेगुलेशन है हम बहुत जो है डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। अगर आप लोगों के ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं ना, लाइक अगर आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद गाइटन को जाके खोलेंगे, जब मैं गाइटन आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, सो आप लोगों के लिए एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपकी सारी बेसिक्स क्लियर हैं। आपको पता है हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से सिंथेसिस होते हैं। देन आपको रेगुलेशन भी आ जाएगी। फिर उसके रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लेंगे, एक्शंस मैकेनिज्म, फिर हर हार्मोन के बारे में अलग से पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, और समरी भी कर लेंगे। तो इससे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होगा कि हम इजीली जो है पे गाइडन को पढ़ सकते हैं। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप लोग कमेंट कर दिया करें अगर मैं जवाब नहीं देती, लेकिन मैं रीड ज़रूर करती हूँ। टाइम की शॉर्ट की वजह से अगर मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती तो लेकिन मैं आपके कमेंट ज़रूर रीड करूँगी। मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं उन्हीं पे फिर वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगी। आई होप ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस।